हो गया। चैप्टर नंबर कौन सा बेटा? 7। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। डेट मीन्स रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि टू रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑफ स्प्रिंग। जो बच्चे के लिए जो एक वर्ड यूज होता है, बच्चे को चिल्ड्रन नहीं बोलते बच्चों को। अरे आप अपने बच्चे को चिल्ड्रन बोलोगे, मेंढक के बच्चे को चिल्ड्रन थोड़ी ना बोलोगे। उनके लिए एक वर्ड यूज होगा ऑफ स्प्रिंग। लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। या दूसरा एक वर्ड और यूज होता है यंग वंस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? या तो ऑफ स्प्रिंग या यंग वंस। ठीक है, बात समझ में आए? ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ इंसान की बात हो रही है। जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं, सिंगल सेल या मल्टी सेल, उनकी बात हो रही है। और दो तरह की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल, या तो सिंगल सेल होंगे या तो कोई दिक्कत होगी। मच्छर किसमें आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी बात करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ये कुछ कुछ वर्ड समझ में आए? ऑफ स्प्रिंग, है ना, यंग वंस, ठीक है, गैमीट। जो सेल्स होती है बेटा, सुनना ध्यान से। अच्छा, चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टीपल सेल हो, कोई सा भी सेल हो, जो भी बच्चा पैदा होगा तो शुरुआत तो एक ही सेल से होगी, तो उस सेल्स को हम बोलेंगे गैमीट। क्या बोलेंगे? गैमीट। तो जो जर्म सेल होंगी उनको कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल, हाँ, जो सेल रिप्रोडक्शन करते हैं उसको कहते हैं जर्म सेल। ठीक है ना, जर्म सेल। मेल सेल्स, मेल सेल और फीमेल सेल। फीमेल सेल को कहते हैं एग, ठीक है ना, और मेल सेल को कहते हैं स्पर्म। ठीक है, एग और स्पर्म। ठीक है, दो तरह की सेल हैं, मेल सेल को बोलेंगे स्पर्म और फीमेल सेल को बोलेंगे एग। एग या ओवा या ओवम। ओवा, हमने, आपको याद होगा हमने 7 चैप्टर पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें कुछ ग्लैंड्स के बारे में सुना था। ठीक है, और लास्ट जब हम पढ़ा रहे थे उस समय आपको याद होगा कि ये कुछ ग्लैंड्स हैं। ओवरी, फीमेल्स के अंदर ओवरी एक अलग ग्लैंड्स है, और मेल्स के अंदर टेस्टिस एक अलग ग्लैंड्स है। टेस्टिस के ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, सुनना ध्यान से, ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। आप ही की उम्र के बच्चे होंगे, किसी की मुंह से जल्दी निकल रही होंगी, किसी की निकल नहीं रही होंगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, किसी की नहीं होगी। ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज कौन कर रहा है? किसी की आवाज़ बच्चों वाली होगी, एकदम बच्चों ऐसे, किसी की आवाज़ फट गई, एकदम लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ये जवान हो गया। तो वो जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज कौन कर रहा है? ये टेस्टिस और ओवरी, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। अच्छा, शायद 8वीं तक 7वीं तक आप पढ़ते आए हो कि व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी, अरे प्राइमरी तो पता है, बच्चा जन्म लेते ही पता चल जाता है कि मेल है फीमेल है ना। लेकिन कभी कभी छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 1 साल का, हमें लगता है इसका नाम क्या है, लड़का है या लड़की है, शक्ल तो सेम ही रहती है, गोल सी एकदम, पता नहीं चलता लड़का है लड़की है। अभी आप लोगों को देखोगे तो अभी पता चल जाएगा लड़का है लड़की है, क्योंकि अभी कुछ कैरेक्टर आ चुके हैं, मूछें आ चुकी हैं और कंधे चौड़े हो चुके हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? लड़कियों में क्या है, पेल्विक रीजन थोड़ा चौड़ा हो गया है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई है, उनकी आवाज़ पतली हो गई है, हमारी आवाज़ मोटी हो गई है, फट गई है, ऐसे कहते हैं क्रैक हो गई है। आप ज़्यादा जोर से बोलोगे लग रहा है क्रैक हो रही है आवाज़, एक टाइम बाद वो आवाज़ ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और इस चीज़ को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जनरली 13 साल से लेके 19 साल के बीच में जो रहती है एज, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं? प्यूबर्टी। बात समझ में आ रहा है? पूछा जाता है सवाल प्यूबर्टी, और इसके कैरेक्टर पूछे जाते हैं कि प्यूबर्टी के कैरेक्टर क्या है, कैसे पता चलता है कि प्यूबर्टी आ गई। तो मेल फीमेल दोनों में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। आ रही बात समझ में? ये सवाल अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लाइन बाय लाइन हम चलेंगे कि आगे क्या क्या आएगा। एक प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी की पहचान आएगी कि प्यूबर्टी की क्या क्या पहचान होती है,
तो आप बोलोगे प्यूबर्टी की कई सारी पहचान होती हैं, जैसे फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, है ना, फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, कंधे चौड़े होने लग जाते हैं, ठीक है ना, और जो रीजन होते हैं कहीं कहीं जैसे बगल हो गया, है ना, यहाँ पे बाल आने लग जाते हैं, जिसको कहते हैं गोनेट्स। ठीक है, जांग के बीच के जो पार्ट होते हैं उनको कहते हैं गोनेट्स। तो वहाँ पे बाल आने लग जाते हैं, वहाँ की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है। कैसे होते हैं? डार्क, दूसरे दूसरे हमारे शरीर की जो स्किन है उसके मुकाबले डार्क। तो ये क्या है? ये कुछ कुछ कैरेक्टर हैं किसके? प्यूबर्टी के। सेम लड़कियों में सेम कुछ कुछ चीज़ें हैं, उनके भी क्या होंगे? वहाँ पर भी बाल उगने लग जाएंगे, ठीक है ना। और क्या होगा? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, पेल्विक रीजन जो है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, पेल्विक रीजन, हिप एरिया जो है वो चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उनमें दूसरी एक और चीज़ है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक होती है, वो फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है, मेल्स में ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऐसा होता है, एग जिसे हम कहते हैं, एग एक सेल है, एग वो खाने वाला कोई अंडा नहीं है, एग एक सेल है और स्पर्म भी एक सेल है। लेकिन स्पर्म की क्वांटिटी या स्पर्म बहुत सारे हो सकते हैं मेल्स के अंदर, लेकिन एग बहुत सारे नहीं हो सकते, एग एक ही होता है। फीमेल्स के अंदर एक ही एग होता है और वो भी उसको बनने में 28 दिन लगते हैं। 28 दिन जनरली बोल रहा हूँ, 24 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। गोनेट्स जो है प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको कहेंगे गोनेट्स, ठीक है। अभी मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। इसमें आप देखेंगे जैसे टेस्टिस है और ओवरीज है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और ऐसे ही आप रख लो मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर स्पर्म नहीं बनने लग जाते हैं, ठीक है। एक एज होती है मेच्योरिटी की, सरकार ने कहा है ना कि अभी शादी की जो उम्र है वो 21 साल है, जबकि अगर आप साइंटिफिकली देखोगे, फीमेल्स के अंदर देखोगे तो उनके अंदर जो एग है जो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मिच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं 13 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, 13, एज ऑफ 13। लेकिन एज ऑफ 13 का मतलब ये नहीं है कि वो उस समय वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन बच्चा पैदा होने के लिए क्या होगा? शरीर में आयरन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस एज में 18 साल से कम उम्र में अगर बच्चा पैदा होगा तो वो माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या होगा? खतरनाक होगा। ना तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, ना माँ को न्यूट्रिशन मिलेगा, दोनों ही अंडर डेवलप हो जाएंगे। इसको कहते हैं नेटलिटी फर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। हिंदी में एक वर्ड है शिशु मृत्यु दर, मतलब बच्चे पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं कई सारे। तो सरकार ने क्या कहा? 21 साल लड़कों की उम्र होगी, 21 साल लड़कियों की भी उम्र होगी, ताकि बच्चा उस, यानी कि आप जैसे लोग उस समय तक खा पी कर हष्ट पुष्ट हो जाएं कम से कम, ठीक है। एग बन रहे हैं 13 साल से, इसका मतलब ये नहीं कि 13 साल से आप कोई बच्चा पैदा हो जाएगा ना, बच्चा पैदा करोगे, शरीर हो सकता है, शरीर तैयार है शरीर, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी में ऐसे हो। 13-14 साल के बच्चे हैं अभी आसपास, आप देखोगे उनमें कितनी ज़्यादा समझ है, ज़्यादा समझ नहीं है, आपके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी आप सुबह सुबह उठ के ज़्यादातर बादाम वगैरह, मूंगफली वगैरह, अरे जो हेल्दी फूड है वो खा रहे हो ना, या रोज़ाना बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन खा रहे हो। आप हेल्थ कॉन्शियस हो कि नहीं हो? अरे आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हो, आप लोग ध्यान रखते हो अपनी डाइट का कि आज मुझे ये खाना है। मम्मा जो है सुबह चावल दाल और ऐसी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वाली चीज़ें खिलाती हैं आपको, क्योंकि आप ग्रोइंग एज में हो, एडोलसेंस में हो, ठीक है। वो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। कोई कह रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक आ रहा है, और 9 चैप्टर आ किसका रहा है? ये वाला रिप्रोडक्शन कभी ना कभी तो आएगा, इसलिए स्टार्ट तो कर ही देते हैं, है ना। चलो ठीक है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मैं फिर सीधा सीधा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे ही आता हूँ। ह्यूमन
कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? पेपर कब है? वो भी हो जाएगा, एक ही क्लास में चैप्टर खत्म होगा क्या? बस अब सुन लो, ये वाला पेज निकालो, पेज नंबर 122, सबसे ऊपर से 122, और जिसका 122 नहीं है वो यहां से निकालो, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर चेंज दैट कैन बी ग्रुप अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। लेट अस बिगिन, अगला पेज, उससे अगला, जस्ट अगला, उससे जस्ट अगला, मार्क करा रहा हूं ना, समझ तो लो, थ्योरी भी तो समझ लो। लेट अस बिगिन द अपेरेंटली अंडर unrelated point. All of us know that our body change as we become older. अभी आपके शरीर में कुछ ऐसे ऐसे चेंज आ रहे हैं जो आपने पहले ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। आ रही बात समझ में? कुछ चेंज आपके शरीर में आ रहे होंगे। आपके क्लासमेट लंबा हो गया, आप नहीं हो पा रहे, आप बोलोगे मेरे अंदर ऐसा कोई क्यों चेंज नहीं आया। यू हैव लर्न चेंज दैट टेक प्लेस इन अवर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था इसके बारे में। We notice that our height has increased continuously from early age till now. आपकी हाइट लगातार बढ़ रही है, छठी क्लास, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इन चारों क्लासों में, पांचों क्लासों में आपकी हाइट सेम नहीं है, आपकी हाइट लगातार बढ़ी है, लगातार अभी तक। We acquire teeth, we even lose the old so called milk teeth and acquire new ones. हमारे दूध के दांत टूट चुके हैं, नए दांत आ चुके हैं, ये कुछ चेंज हुआ अर्ली एज में, 5-6 साल में ही हो गया था। ऑल ऑफ दीज चेंज दैट कैन बी ग्रुप अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है हमारी, ग्रोथ हो रही है ना बेटा, इन विच द बॉडी बिकम लार्जर बट इन अर्ली टीनेज, अर्ली टीन समझते हो, 13 से लेके 19 तक, टीनेज ईयर्स, अ होल न्यू सेट ऑफ चेंज अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। इंस्टेड the appearance of the body change, proportional change, new feature appears and so do new sensation. ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ रही है तो आप पता चल जाएगा जी हाइट बढ़ रही है, लेकिन जो मूछें बढ़ रही हैं इसको थोड़ी ना हाइट बढ़ना बोलेंगे। कंधे चौड़े हो रहे हैं, नई जगह बाल आ रहे हैं, या मूछें आ रही हैं, ठीक है, या दाढ़ी आ रही है, तो ये कोई बॉडी ग्रो थोड़ी ना कर रही है, बॉडी के अंदर कुछ कुछ क्या आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। Some of these change are common in both boys and girls. लड़के और लड़कियों में कुछ कुछ चेंज कॉमन है। We begin to notice thick hair growing in new part of the body such as armpits. armpit समझते हो बेटे, armpit समझते हो, बगल, हाँ, armpits. And the genital area, मैंने कहा ना genital area, private parts, genitals area, genital area, ठीक है, टांगों के बीच का एरिया, जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई विच आल्सो बिकम डार्कर इन कलर। कलर में कैसा होता है, डार्क। तो ये नोट करने वाली बातें हैं कि जेनिटल एरिया क्या बन जाता है, डार्क, जेनिटल, या पहले सुन लो, ठीक है ना, जेनिटल, या ये अंडरलाइन कर लो, ये वाला, ये वर्ड अंडरलाइन कर लो। क्या क्या है कि कुछ कुछ थिक हेयर है ना, तो ये कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स में कौन से चेंज कॉमन है, कॉमन चेंज की बात हो रही है ये। तो आप क्या लिखोगे, थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेटा बुक कहाँ है, बुक कहाँ है, बुक, हाँ तो ये देख लेना, ये तुम्हारी बुक है क्या, ये मेरी है, तो तुम्हारी कहाँ है, देखो यहाँ पे, तुम तो कुछ नहीं लेके आए। तो पहला क्या है, थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट, जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई विच कैन ऑल्सो बिकम डार्क। और दूसरा पॉइंट है कि वो डार्क हो जाते हैं। तो पहला है कि थिक हेयर डेवलप होते हैं, वो डार्क हो जाते हैं। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस, और फेस पे भी कुछ कुछ बाल आने लग जाते हैं। द स्किन फ्रिक्वेंसी बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, पिंपल्स होने लग जाते हैं। किसी के हैं क्या पिंपल्स अभी? गर्मियों में पिंपल्स हो जाते हैं ज़्यादातर, नन्नू के हो रहे हैं 1-2, और चेहरा जो है ऑयली हो रहा है, चेहरा ऑयली हो रहा है बहुत ज़्यादा, लग रहा है पता नहीं कितना ऑयल से नहा के आए हैं।
तो पिंपल्स होने लग जाते हैं, चेहरा ऑयली होने लग जाता है। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ ऑफ अवर ऑन बॉडी एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वे। ठीक है, पहले क्या होता था, आपको शायद पता भी होगा कि जो बच्चे होते हैं 5-6 साल के, अगले उनको बैड टच के बारे में सिखाया जाता है। तुम्हें भी सिखाया गया होगा, सिखाया गया बेटा आपको कभी बैड टच गुड टच, ऐसा कभी सिखाया आपको? नहीं सिखाया, आज तक स्कूल में नहीं सिखाया आपको? आपको सिखाया बेटा स्कूल में? आपको सिखाया स्कूल में? कौन सी क्लास में? एक मिनट रुक जाओ, हैं? 5th से आपको बेटा सिखाया गुड टच बैड टच, व्हाट आर गुड टच, व्हाट आर बैड टच? वैसे तो आप समझ जाते हो, लेकिन दे आर 4 रीजन विच कंसिडर टू बी बैड टच। ठीक है, पहला है माथा, ठीक है ना, ये बैड टच है, यहाँ पे टच करना। लिप्स, ये बैड टच है। सीना, ये बैड टच है। और आपके जेनिटल पार्ट्स, ठीक है, आगे, ये बैड टच है। इसके अलावा कोई पीठ पे टच करे वो उसको बैड टच नहीं मानेंगे। चांटा तो आपके घर वाले मारेंगे चांटा, वो आपको पता है। आपके पापा आपको गले लगा रहे हैं, वो बैड टच थोड़ी ना, आपको पता है कि बैड टच कौन है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति इन जगह टच करता है तो इस चीज को रोकना। आप तो घर बड़े हो गए, ये आपको शिक्षा देनी है छोटे बच्चों को भी, जो 4th क्लास के बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चे हैं, 2री क्लास के बच्चे हैं, चाहे इवन पहली क्लास का बच्चा है। हाँ, आप बेटा आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात को समझो। आपको पहली से लेके अभी तक जितने भी बच्चे हैं अगर आपके आसपास, तो उनको बताओ कि बेटा ये ऐसे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, माथा, लिप्स, सीना, हाँ, ये कंसीडर किया जाता है। तो बेटा किसी का मैं नहीं पता ना कि किसी की कैसी वो है, थिंकिंग कैसी है, तो इसलिए हमने बता दिया। कोई यहाँ टच नहीं कर सकता आपके, ठीक है, और जेनिटल पार्ट्स में टच नहीं कर सकता, ये बैड टच है। पीठ में बोले शाबाश कोई बात नहीं, वो बात ठीक है। अब जेनिटल पार्ट्स में टच करे तो वो क्या बात है, तुमको अच्छा लगेगा? फिर आगे चलता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंज टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स में क्या है, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। गर्ल्स में, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएट के बारे में, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। बॉयज में क्या होता है, बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर, ग्रोथ ऑन द फेस, लड़कों के चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं अलग अलग, जो नहीं आए थे पहले, है ना, तुम्हारे तो आए नहीं अभी, कुछ समय बाद तो आएंगे ही। एंड देयर बॉयज बिगिन टू क्रैक, उनकी वॉइस ऐसी हो जाती है, मेरी वॉइस देख लो कितनी ख़राब है, अभी कोई मैडम पढ़ाएंगी तो कितनी अच्छी होगी, हेलो बच्चों, और मैं बोल रहा हूँ तो आपको कानों में दर्द हो रहा होगा लग रहा है। फर्दर पीनस occasionally begin to become enlarged and erect either in daydream or at night। ठीक है, पीनस जो है वो एनलार्ज होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट जहाँ से आप पेशाब करते हो। तो दीज आर द चेंजेस। अब ये गर्ल्स में तो चेंज हो नहीं सकते, बाल आना, मूछें आना। इरेक्ट मतलब क्या होता है, इरेक्ट इमेज, ये क्या है, ये इरेक्ट हो गया, ठीक है, इरेक्ट होना। अब तुम्हें इरेक्ट का मीनिंग बताएंगे। इन्होंने वहां नहीं पूछा था सर इरेक्ट इमेज कौन सी बनती है, इन्वर्टेड इमेज कौन सी बनती है, बता दो इन्वर्टेड इमेज, बता देता हूँ कोई बात नहीं। अरे सुन तो लो भाई, ये जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट इमेज बन रही है, ये जो नीचे इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है। तो ये इरेक्ट होना, पीनस का इरेक्ट होना, ठीक है, डे ड्रीम में तुम सपने देख रहे हो, ये कॉमन चीज़ है। पहली बात तो इसमें कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये कैरेक्टर है जो आपको लिखने हैं पेपर में, हंसना है तो हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और क्या, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, तुम्हें क्या चल रहा है कि मैं कोई यहाँ पे कहानी सुना रहा हूँ? लिख लो, नोट करो। मेल्स में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर, पहला चेंज हो गया। वॉइस क्रैक हो रही है, दूसरा चेंज हो गया। पीनस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट, एनलार्ज एंड इरेक्ट,
ये तीसरा चेंज हो गया। वो तो यार वो तो कुछ कुछ के आते हैं, अरे कुछ कुछ के आते हैं भाई, सबके थोड़ी ना आते हैं। वो तो कुछ ही तो, अरे एक दो ही तो आते हैं, कौन से ज़्यादा आते हैं। अरे ये एक्सेप्शनल केस को नहीं बोलते, और जो बुक में लिखा है वो लिखो पहली बात तो। लास्ट में लिखो पीनस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज। पहला है हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, पहला चेंज हो गया बेटा, लिख लो। मेल्स में कौन कौन से चेंज होंगे, हाँ मार्क कर लो। हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, और दूसरा है वॉइस बिगिंस टू क्रैक, आवाज़ क्रैक होती है। मेरी आवाज़ कितनी क्रैक हो रही है, शायद आपकी भी हो रही होगी। अब आप बच्चे नहीं हो, छोटा बच्चा आएगा कि सर गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं, प्यार से नहीं बोलोगे, आप बोलोगे लग रहा है चीख रहे हो, है ना बेटा। हाँ तो अभी तो आप बच्चे हो, कभी तो बड़े, कोई बात नहीं, आपके ग्रोथ हार्मोन अभी ज़्यादा डेवलप हुए नहीं है। अब आगे चलो बेटा, अगर ऐसी कहानी सुनने लग गए तो हो गया काम हमारा। ऑल ऑफ दीज चेंज टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स, और ये चेंज आ रहे हैं कितने टाइम में, कुछ साल या कुछ महीने या उससे भी ज़्यादा समय। दे डू नॉट हैपन एट ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन, सभी पर्सन में सेम रेट से नहीं होता, किसी की मुँह से जल्दी आएंगी, किसी की बाद में आएंगी। तो आपको नहीं घबराना कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाएगी, किसी की नहीं बढ़ेगी, किसी की बाद में बढ़ेगी। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली, तो किसी में जल्दी चेंज आएगा, किसी में स्लोली चेंज आएगा। ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों में जो चेंज आए वो सब में बराबर बराबर आए। आ रही है बात समझ में बेटा, नींद तो नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल थिक हेयर ऑन द फेस इन द बॉय अपीयर्स एज अ फ्यू स्कैटर हेयर फर्स्ट, only slowly does the growth begins to become uniform। इधर आओ तुम इधर आओ। अब इस भाई साहब को देखो, इस भाई साहब को देखो, कुछ कुछ हेयर लाइन आ रही है, पूरी हेयर लाइन डेवलप नहीं हुई, ठीक है, यहाँ भी डेवलप नहीं हुई, तो ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। आप इधर आओ। अब ये भाई साहब देखो, सेविंग तो नहीं कराई है, इनके तो कुछ भी अब डेवलपमेंट नहीं है, कुछ टाइम बाद डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ। अब देखो कंधे देखो इनके चौड़े हो गए, है कि नहीं है, कंधे चौड़े हो गए, आवाज़ इनकी क्रैक होने लग गई है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नहीं हुई है। हाँ कोई बात नहीं, समझ में आया, आगे चलते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंज आर एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरेशन ऑफ द बॉडी, ये सारे के सारे चेंज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सेक्सुअली मेच्योर हो गए हो। Why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need of specialized cell type और मल्टी सेल बॉडी टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शन, कुछ कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पैराग्राफ है, उसमें मैंने आपको बताया था जर्म सेल, याद है। तो इसमें लिखा है तीसरी लाइन में द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स, जर्म सेल का मतलब समझ गए क्या है, द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड जर्म सेल। Germ cell to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plant develop special cell, plants में special cell and tissue type to create them. Human being also develop special tissue for this purpose. Special tissue होते हैं humans के अंदर. While the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be major priority. The rate of general body growth begin to slow down, reproductive tissue begin to mature. जब हमारे बॉडी की ग्रोथ स्लो डाउन होगी, आप देखोगे एक टाइम बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आ रही है बात समझ में। उस समय क्या होगा, आपके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आएगी, ठीक है, आपके जो टिश्यू होंगे या जर्म सेल होंगी वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे। 18 या 21 जो भी है, इसका मेरे को कोई साइंटिफिक वो नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी
ग्रोथ रुकने लग जाएगी, आपकी हाइट रुकने लग जाएगी, उस समय आप कह सकते हो कि हम सेक्सुअली मैच्योर हो गए। क्या हो गए? सेक्सुअली मैच्योर हो गए। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इस पर निशान लगा लो। क्या लिखा है? द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। इसको कहते हैं प्यूबर्टी। जब इंसान सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है उसको कहते हैं प्यूबर्टी। स्पेलिंग क्या है प्यूबर्टी की? पॉवर्टी नहीं, गरीबी नहीं, प्यूबर्टी। अब ये कह रहा था सर मैं गरीब हूं, तो ये पॉवर्टी बोल रहा है, हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी की। थोड़ा और आगे बात करते हैं। We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell from two individual have to join together. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? दो सेल्स को आपस में जुड़ना होगा, दो सेल्स को जुड़ना होगा। स्पर्म और एग को क्या होना होगा? जुड़ना होगा। और जब वो ज्वाइन हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे जाइगोट। उसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। तो गैमीट जाइगोट कब बनेंगे? जब दो सेल, दो रिप्रोडक्टिव सेल जब फॉर्म जुड़ेंगी, और उस जुड़ने को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि मिलना या ज्वाइन होना, तो उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। बैठा दो आराम से, वहीं बैठा दो इसे 1 मिनट के लिए। ज़्यादा शोर नहीं बेटा, बैठ जाओ 1 मिनट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे? When germ cell meets together, this process is called fertilization. ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और इट कैन हैपन बाय द टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन एज हैपन इन मैनी एनिमल्स। क्या कह रहा है? अब ये फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? सुनना ध्यान से बेटा। फर्टिलाइजेशन 2-3 तरह से होता है, 2-3 तरह से होता है, सुनना ध्यान से। ऐसा होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस चीज को भी समझ लो, एक्सटर्नल का क्या मीनिंग है और इंटरनल का क्या मीनिंग है। एक्सटर्नल का मतलब है जो मछलियां होती हैं, फिश जो होती हैं, उसमें जो मेल फिश होती है, जो फीमेल फिश होती हैं। मेल फिश क्या करते हैं? अपने जो जर्म सेल है वो रिलीज कर देते हैं पानी के अंदर। उन्होंने क्या कर दिया? पानी के अंदर रिलीज कर दिए। फीमेल फिश उन्होंने भी क्या कर दिया? अपने एग को रिलीज कर दिया। अब वहां पे एग और स्पर्म आपस में मिक्स होंगे, तो इस वहां फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कुछ समझ में आ रहा है? फ्रॉग भी ऐसे ही करता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल। बात समझ में आ गई? कुछ एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इंटरनल। जो स्पर्म है वो फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के यानी कि जो स्पर्म है और क्या बोलते हैं एग है, वो क्या होगा? शरीर के अंदर मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किसमें? मॉस्किटो में। मॉस्किटो में भी एक्सटर्नल होगा, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे मेन ऑर्गेनिज्म की। अभी बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे उसमें अमीबा की बात करेंगे, हाइड्रा की बात करेंगे, मेन। अब ऐसे नहीं कि दुनिया के हर एक एनिमल की हम आज ही बात कर लेंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन फिर भी एक कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उनके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जो पेट के कीड़े होते हैं, लिवर फ्लूक जो होता है, लिवर फ्लूक जो आंत में जो चिपक जाता है कीड़ा। अब आप सोचो एक अकेला कीड़ा गया, उसने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रोड्यूस किया? क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हैं, तो उसको अलग से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है।
वो खुद स्पर्म रिलीज करेगा, वो खुद एग रिलीज करेगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा मत समझो कि एक इंसान, या एक इंसान छोड़ो, ह्यूमन वर्ड यूज नहीं करते, ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन कर सकता है। या तो उसके खुद के अंदर मेल पार्ट भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे, लेकिन हमारे अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मेल्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। उनके अलग अलग काम होते हैं। यूरिनेशन करने के अलावा उनका काम होता है जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है, जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना और हार्मोन्स को भी क्रिएट करना। बताता हूं मैं आपको। इफ एनिमल आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मैटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द अदर इंडिविजुअल। ये कह रहा है कि सेक्सुअली मेच्योर होनी चाहिए वो लोग, सेक्सुअली मेच्योर। Many change during puberty such as new hair growth pattern are signal that sexual maturation is taking place। किसी की दाढ़ी मूछ निकल गई है, ऐसा होता है, सपोज करो मैं जो है बियर खरीदने जा रहा हूँ, तो वो मेरे से पूछेगा, अगर किसी की जैसे ये खरीदने जाएगा, इससे पूछेगा बेटा तुम तो अंडर एज हो, तुम्हारा आई कार्ड लेके आओ, या ये कोई अडल्ट कुछ इस तरीके से जैसे फिल्मों के सर्टिफिकेट होते हैं ना, अंडर 18 फिल्में देखने आएगा, इसको रोक देंगे गेट पे, बेटे तुम मत जाओ। और कोई कोई ऐसा होगा हर्षुल जाएगा, जाओ जाओ जाओ, चाहे 15 साल का ही हो, तो इसके क्या है, एक मेच्योरिटी आ गई। आ रही बात समझ में? नन्नू चला जाएगा हमारा, लेकिन इस भाई को रोक देंगे, ये भी चला जाएगा, चाहे इसको बोलना ना आए, अंकल अंकल मुझे 2 टिकट दे दो वहां जाके चाहिए यही बोले, लेकिन शकल से क्या है, मेच्योरिटी नजर आ रही है। अब सुनना ध्यान से। The actual transfer of germ cell between two people need special organ for sexual act, such as penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for long period. कितने दिन लगते हैं? 9 महीने, है ना? कितने? 9 महीने, 90 नहीं 9. And will be breastfed later. The female reproductive organ and breast will needed for mature accommodate their possibility. Let us look at the system involved in the process of sexual reproduction. अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके कुछ पार्ट्स देखो। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रोटम। स्क्रोटम मतलब हो गया कवर। स्क्रोटम बेटा शेयर कर लो बुक। तुम्हारे पास कितनी बुक है? इधर दिखा दो इधर। स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या हो गया? कवर। फिर एक टेस्टिस और एक है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस एक पाइप है जहां से जर्म सेल क्या होगी? ट्रांसफर होगी। वास डेफरेंस दिख रहा है बेटा? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस से क्या होगा? जर्म सेल पास होगी और ये कहां पे जाएगी? सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स में कुछ प्रोटीन भी रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? कुछ प्रोटीन। जर्म सेल अकेली नहीं जाएगी, कुछ प्रोटीन भी रिलीज होंगे। और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी। फिर पीनस के अंदर एक पाइप होगा यूरेथ्रा, दैट इज द पैसेज फॉर द यूरिनेशन एंड दैट इज कॉमन पैसेज फॉर द जर्म सेल ट्रांसफर। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? पेशाब करने के लिए और जर्म सेल को ट्रांसफर करने के लिए सेम पैसेज होता है, सेम पैसेज, एक ही रास्ता होता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स में यूरिनेशन के अलग रास्ता होता है और एग रिलीज करने का अलग रास्ता होता है। मैं पहले ही बता रहा हूं, मेल्स में यूरिनेशन करना हो या आपको जर्म सेल रिलीज करना हो, एक ही रास्ता है, कॉमन पैसेज है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में कॉमन पैसेज नहीं होता, अलग अलग पैसेज होते हैं। यूरिनेशन का अलग पैसेज है और जहां बेबी पैदा होगा वो पैसेज अलग है, वो भी मैं दिखाता हूं। द मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ portion which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to site of the fertilization. germ cell को प्रोड्यूस कौन करता है? आंसर है टेस्टिस। germ cells को कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? टेस्टिस। और उसको ट्रांसफर करता है एक अलग वो है, वास डेफरेंस और यूरेथ्रा। वास डेफरेंस और यूरेथ्रा। द फॉर्मेशन ऑफ germ cell और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। स्पर्म कहां पे बनते हैं बेटा? टेस्टिस में। दीज आर लोकेट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये शरीर के बाहर प्रेजेंट होते हैं।
इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है? कवर, कवर होता है, आउटर कवरिंग, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और जो ये टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर के प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि टेस्टिस को बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है और इनको टेम्परेचर कम चाहिए। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर। इन एडिशन टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। इट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अपीयरेंस, और आपका शरीर कैसा दिखेगा, मूछें कितनी आएंगी, दाढ़ी कितनी आएगी, ग्रोथ कितनी आएगी, ये कौन डिसाइड करता है? टेस्टोस्टेरोन। और मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ बेटा। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, वो सारे के सारे, क्या नाम है इसका? टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? टेस्टिस। और इसका काम क्या होता है? ये स्पर्म को प्रोडक्शन करता है, और दूसरे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी निकलना, मूछें निकलना, बाल आना, शोल्डर चौड़े हो जाना, ये सारे के सारे क्या हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ढंग से बैठो। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस, स्पर्म कहाँ से रिलीज होगा? वास डेफरेंस एक पाइप है, विच यूनाइटेड विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। द यूरेथ्रा दस फॉर्म ए कॉमन पैसेज। कौन सा पैसेज? कॉमन, एक ही रास्ता होता है फॉर द बोथ द स्पर्म एंड द यूरिन अलोंग द पाथ ऑफ द वास डेफरेंस। ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स एट देयर सीक्रेशन, सो द स्पर्म आर नाउ इन द फ्लूइड। मैंने कहा है ना, सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है? प्रोटीन, कुछ लिक्विड रिलीज करता है, कुछ प्रोटीन होता है, कुछ लिक्विड होता है, जो कि स्पर्म को मोटाइल बना देता है। मोटाइल मतलब अब वो मूव कर सकते हैं। स्पर्म एक सेल्स होती हैं, सेल्स अगर आपने देखा होगा, उनकी जो शेप देखी होगी वो ऐसे, ठीक है, इस तरीके की होती है। तो मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, और मूव कैसे करेंगे? उनको लिक्विड मीडियम चाहिए। अब लिक्विड मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा? सेमिनल वेसिकल्स। आ रही बात समझ में तेजस? सेमिनल वेसिकल्स, कौन सी? सेमिनल वेसिकल्स एट देयर सीक्रेशन। ऐड मतलब कुछ लिक्विड ऐड करते हैं उसमें। एंड स्पर्म आर नाउ इन द फ्लूइड मीडियम विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी, एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? सेमिनल वेसिकल्स से। द स्पर्म आर टाइनी बॉडी डेट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। कहाँ पे? फीमेल जर्म सेल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेल जर्म सेल की। इतना इसमें कोई दिक्कत हो सकता है? ये डायग्राम बनाने के लिए आए, हो सकता है इसकी लेबलिंग करने के लिए आए, लेबलिंग करने के लिए आए, ठीक है। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवरीज। एग कहाँ बनते हैं बेटा? एग बनते हैं ओवरीज में। ओवरीज दो होती है, ध्यान रखना। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। दो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। When a girl is born, the ovary already contain thousands of immature eggs. Eggs तो होते हैं लेकिन हजारों immature होते हैं। On reaching puberty, some of these start maturing. देखो क्या लिखा है, हजारों eggs तो हैं लेकिन उनमें से कुछ कुछ egg जो हैं mature होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक साथ नहीं, एक एक करके। One egg is produced every month by one of the ovaries. क्या लिखा है, एक egg क्या होता है, मेच्योर होता है। वन एग इज प्रोड्यूस, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू द थिन ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब।
जैसे मेल्स के अंदर वास्ट डेफरेंस था, फीमेल्स के अंदर एक ट्यूब है जिसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो आपको ये क्या दिख रहे हैं, ओवरी, ओवरी जो जुड़ी हुई है वो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई है। इधर देखो, ओवरी जुड़ी हुई है फैलोपियन ट्यूब से, या ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ओवरी से जो एग रिलीज होगा वो कहां तक जाएगा, यूटेरस तक। कहां तक जाएगा, यूटेरस तक, थ्रू द ओविडक्ट या थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। The egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct or fallopian tube. The two oviducts unite into the elastic bag-like structure is known as uterus. क्या कहते हैं इसको, uterus. The uterus open into the vagina through the cervix. और uterus कहाँ open होता है, vagina में। तो ये है uterus, एक खाली पैसेज है, ये खाली पैसेज है। अगर बच्चा बनेगा तो वो यहीं पे रहेगा यूटेरस में, और यूटेरस की ओपनिंग होगी सर्विक्स के थ्रू, एक स्मॉल सा डिस्टेंस है, और ये है वजाइना। तो ये अंदर का पार्ट है जो आपको नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं है। आपको ये कौन सा दिख ही रहा है, इन्होंने दिखाया है, लेकिन हमें थोड़ी ना दिखेगा, एक्सरे करके दिख सकता है और तो कुछ नहीं दिख सकता। तो ये जो ओवरी है या यूटेरस है ये आपको नहीं दिख सकता, ठीक है। ये बस ओपनिंग वेजाइना दिख सकता है, या आपको पीनस वगैरह दिख सकता है, बाकी आपको नहीं दिखेगा टेस्टिस है या नहीं है, ठीक है, या ब्लेडर है या नहीं है, सेमिनल वेसिकल्स है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइना पैसेज। वेजाइना पैसेज में अगर स्पर्म एंटर किया, अगर एंटर किया, इधर 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 देखो, अगर वेजाइना के थ्रू ये स्मॉल ओपनिंग है, अगर यहाँ पे स्पर्म एंटर किया तो वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूव करता है, मूव करते 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 वो यूटेरस में पहुंचेगा। कहाँ पे, यूटेरस में। और यूटेरस से आगे चलते चलते वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब। तो अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, वहां पे जाके उसका होगा फर्टिलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। समझ में आ रहा है। अभी तुम बोल तो रहे हो, पेपर में मत भूल जाना। They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized egg, उसको कहते हैं जाइगोट, बताया था मैंने। तो अब आपने एक चीज देखा कि जो स्पर्म जो एंटर हुआ वो कहां तक पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब था। तो आप लिख लो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन समझ रहे हो। अरे फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, बोलो, फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो पहला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। बेटा समझ में आ रहा है कुछ बात, नींद आ रही है, घर जाना है। फर्टिलाइज एग को क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया, मतलब एग फर्टिलाइज हो गया, मतलब एग प्लस स्पर्म इज कॉल्ड जाइगोट। देखो मिलने से पहले वो दो सेल थी, अब क्या बन गई, सिंगल सेल, उसको हमने बोला जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइज एग को हमने क्या बोला, जाइगोट। एंड स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म ए बॉल ऑफ द सेल और एम्ब्रियो। अब ये जाइगोट जो होगा ना, ये एक सेल है, लेकिन एक सेल बार बार अपने आप को डिवाइड करती रहेगी, और डिवाइड करते 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 हजारों लाखों सेल बना लेगी। उसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ध्यान रखना, एम्ब्रियो का मतलब ये नहीं है कि अभी पता चल जाएगा लड़का है या लड़की है ना, कुछ नहीं पता चलेगा। एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट ने अपने आप को डिवाइड किया और किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। जाइगोट एक सेल थी, एम्ब्रियो मल्टी सेल है। ठीक है, अभी भी कोई पार्ट डेवलप नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। जब ये एम्ब्रियो बन जाएगा ना, तब ये ट्रांसफर होगा यूटेरस में। देखना कितने टाइम बाद यूटेरस में इम्प्लांट होगा, है बेटा। अरे अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर
अब बस देखते जाओ, पूछो कुछ मत। अब मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, यहां पर फैलोपियन ट्यूब में। जब वो जाइगोट था, सिंगल सेल था, सिंगल सेल ने किस में चेंज हो गया, मल्टी सेल में। जैसे वो एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, वो कहां पे ट्रांसफर होगा, यूटरस की किसी लाइनिंग में, यूटरस की किसी लाइनिंग में, ठीक है, यूटरस की किसी लाइनिंग में वो चला जाएगा। कौन, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा। तो आपसे कहा जाएगा कि एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होता है, तो आप बोलोगे यूटेरस में। कहाँ पे, लेकिन जाइगोट कहाँ फॉर्म होता है, फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट यहाँ नहीं होता। We have seen in the embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow। और अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू ग्रो होने लग जाएगा। एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। उसके बाद जब ऑर्गन डेवलप होंगे, ऐसे कुछ ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, बच्चे का चेहरा डेवलप होगा, ठीक है ना, हाथ पांव डेवलप होंगे, उसको हम बोलेंगे फीटस। क्या बोलेंगे, फीटस। और फीटस कहाँ डेवलप हो रहा है, यूटेरस में। बात समझ में आ रहा है। एम्ब्रियो एक अलग चीज है, फीटस एक अलग चीज है। नहीं आया समझ में, फीटस और एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो बस सेल का गोला है, एक बॉल शेप है, जबकि फीटस में आपको साइन पता चल जाते हैं, मुंह डेवलप हो रहा है, हाथ पैर डेवलपमेंट, जब डेवलप ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उसे कहते हैं फीटस। और बच्चे को मारना फीटिसाइड कहलाता है, एम्ब्रियोसाइड नहीं कहलाता। बच्चे की जन्म से पहले हत्या करना क्या कहलाता है, फीटिसाइड। कभी सुना है कि उसको एम्ब्रियोसाइड कह रहे हैं, क्योंकि उस समय वो डेवलप हो चुका है, वो जन्म लेने वाला है, और आपने उसको जन्म नहीं लेने दिया। पूछो। पेट, अरे भाई पेट से नीचे का ही तो पार्ट है ये यूटेरस ही तो है, पेट ही तो कहेंगे इसे जनरली, पेट ही। अब पेट कहाँ बोलूं मैं, स्टमक यहाँ पर है, लीवर यहाँ पर है, किडनी यहाँ पर है, ये पेट ही तो है। Hence the uterus prepare itself। अब सुनो ध्यान से। We have seen that earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child। The uterus prepare itself every month to receive the nurture the growing embryo। यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है हर महीने नर्चर करने के लिए। नर्चर का मतलब पालन पोषण करने के लिए, पालने के लिए, ठीक है, नर्चर करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम थिक। जो यूटेरस की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है। ब्लड आया था यहाँ पे, ब्लड वेसल से रिच होती है, मतलब कि ब्लड में तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो ये जो लाइनिंग होती है यूटेरस की वो क्या होती है, रिच होती है, ब्लड रिच होती है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पालन पोषण करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। लेकिन ये तो वो केस हुआ ना जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हो गया। और मैंने क्या बोला, हर एक महीने एक एग डेवलप होता है। अगर हर एक महीने एक एग डेवलप हो रहा है तो क्या हर एक महीने, बेटा इधर सुनो, क्या हर एक महीने फिर एक एग क्या होगा, फर्टिलाइज भी होगा? ऐसा नहीं है। अगर एक एग फर्टिलाइज हो गया ना तो फिर फर्दर एग डेवलप नहीं होगा। अगर ऐसा समझो कि एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो एक महीने के बाद क्या होगा, ये एग धीरे धीरे यूटेरस में आ जाएगा और यूटेरस की जो लाइनिंग है वो क्रैक होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, और ब्लड के फॉर्म में या म्यूकस के फॉर्म में वो जितने भी जो क्या बोलते हैं उसको जितना भी ब्लड था वो यहाँ से वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है उसको कहते हैं मेनार्क।
और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो जब स्टार्ट है उसको कहेंगे मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी उसको बोलेंगे मेनोपॉज। और मेनोपॉज कब होता है? 40-45 साल में होता है जनरली, 40-45-50 साल में। मेनार्क जब टीनेजर्स हैं आप जैसी उम्र। तो अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप बोलोगे कि एवरी मंथ, जनरली एवरी मंथ यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नर्चरिंग ऑफ द एम्ब्रियो। नर्चरिंग ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के नर्चरिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है विद रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। व्हेन एग डज नॉट फर्टिलाइज, एग जब फर्टिलाइज नहीं होता तो एम्ब्रियो लाइनिंग गेट्स सैड ऑफ, टूटने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। एंड दिस साइकिल कंटिन्यू आफ्टर एवरी 28 डे और 30 डे और 24 डे, जो भी है सब में अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है कुछ? और इसलिए ब्लड की कमी हो जाती है लड़कियों में, ब्लड की कमी हो जाती है, इसलिए कहते हैं आयरन की गोलियां खाओ, कुछ आयरन वाली चीजें खाओ। कुछ समझ में आ रहा है? स्कूल में दवाई भी दी जाती है उनको। हाँ, मेनोपॉज 40 से 50 साल के बाद, ठीक है, ये जनरल एज है, ऐसा नहीं है कि सब में ही ऐसा हो। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू। अच्छा, एक और चीज, इसी के अंदर एक छोटा सा एक टिश्यू होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसकी नाभि से एक पाइप जुड़ा रहता है प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा तक, यानी उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा था वो प्लेसेंटा से मिल रहा था। जो भी गंदगी बाहर निकल रही थी वो प्लेसेंटा से निकल रही थी, जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा था वो प्लेसेंटा से मिल रहा था, ठीक है। तो एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। दिस इज ए डिस्क, एक डिस्क शेप होती है गोल गोल, विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। इट कंटेन विलाई, इसके सरफेस पे छोटे छोटे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसिस विच सराउंडेड द विलाई। दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। मदर से जो भी ग्लूकोज है, जो भी ऑक्सीजन है, वो एब्जॉर्ब करके बच्चे तक पहुंचाता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, उस वेस्ट को बच्चे से कलेक्ट करके मदर्स के ब्लड तक पहुंचाएगा। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी रिमूव बाई ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ही सारा काम कर रहा है। The development of the child inside the mother's body take place 9 months. The child is born, है बेटा, खाना भी प्लेसेंटा ही देता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपके ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाएगी ना, तो ग्लूकोज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं ना। ऐसे जब बच्चा 9 महीने तक, अगर जो आपने कहा पेट के अंदर है, मैं कहूँगा यूटेरस के अंदर है, तो वो सारा का सारा न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है उसे बेटा? प्लेसेंटा से मिल रहा है। अब एक अगला टॉपिक है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। ये तो मैंने बताया कि ये तो एग फर्टिलाइज हो गया तब की बात है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बोलो, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, बेटा व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ, यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नर्चरिंग ऑफ द एम्ब्रियो। बट व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज द यूटेरस गेट्स रप्चर, टूटने लग जाता है यूटेरस। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज द lives of the about 1 day, since the ovary release 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month. यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है, लाइनिंग बनाता है, नई नई लाइनिंग। इट लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, और इसकी लाइनिंग थिक होती है, स्पॉन्जी होती है, ताकि जो एम्ब्रियो है उसको लाइनिंग में क्या कर सके? इम्बेड कर सके, वहां पे वो टिका रहे, बचा रहे। दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर द nourishing the embryo if fertilization had taken place, but the lining is not needed any longer, so the lining slowly break and comes out through the vagina as a blood and mucus. blood के फॉर्म में बाहर आता है ये। This cycle take place roughly every month and known as the menstruation cycle. क्या बोलते हैं इसको?
मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर द 2 to 8 डे, 2 से लेके 8 दिन तक, 2 से लेके 8 दिन तक वो ब्लड के फॉर्म में यूटेरस जो है टूटता रहता है, उसको कहते हैं पीरियड्स, जनरल टर्म में पीरियड्स। और पीरियड्स के लोग जनरली पैड्स यूज़ करते हैं, लड़कियां पैड्स यूज़ करती हैं। तो दिस इज इट मीन्स कि वो क्या हुआ, वहाँ पे उनकी लाइनिंग जो यूट्रस की लाइनिंग है टूट रही है, 2 से 8 दिन तक ऐसा होगा। उसके बाद यूट्रस अपने आप को फिर से प्रिपेयर करेगा, फिर से वो साइकिल आएगी। अब ये साइकिल कितने दिन की है? 20 दिन की, 15 दिन की, 24 दिन की, 28 दिन की, 30 दिन की, सबके लिए ये पीरियड अलग अलग है। एक बार किसी को पता चल जाता है, किसी को ब्लडिंग हुई 1 तारीख को, अगली बार ब्लडिंग हुई 28 तारीख को, तो उसको पता चल गया कि जो ये पीरियड है वो 28 दिन का हो गया। किसी को 1 तारीख, 1 तारीख, 1 के बाद 24, तो वो पीरियड हो गया 24 दिन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 24, हाँ। तो ये जनरली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन लगभग पता चल जाता है। और क्योंकि ये यूटेरस क्या है, ब्लड निकल रहा है, दर्द वगैरह ये चीज़ें तो उनको ही पता है भाई, ठीक है। जब चेंज आते हैं बॉडी में आपको पता चल जाता है। इसके बाद एक अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आया? ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। कई लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं। और सुन तो लो कैसे नशा करते हैं, किसी ने इंजेक्शन से नशा किया, सेम इंजेक्शन सेम ड्रग्स कोई दूसरा व्यक्ति भी यूज कर रहा है, तीसरा व्यक्ति भी यूज कर रहा है, चौथा व्यक्ति भी यूज कर रहा है, ठीक है। या ऐसी सिरिंज यूज कर रहे हैं जो जर्मिनेटेड है, यूज है। आ रही बात समझ में? चलिए इसके बारे में हम आगे, ये चीज समझ में आई? समझ में तो आई है, लेकिन पेपर के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर आ रहा है क्या? तो ध्यान से पढ़ो इसको।